हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्लास में अपन ने प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ और प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। अब वहां से अपन टॉपिक चल रहा था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में विचारधारा की लड़ाई क्या थी और इसके बारे में पढ़ना था। तो अब इस टॉपिक की बात करते तो इसकी ये टाइम पीरियड चल रहा है अपने 1945 से 1991 शीत युद्ध और इनकी विचारधारा की लड़ाई चल रही है। यानी कि शीत युद्ध यहाँ से शुरुआत हो जाता है 1945 से और खत्म होता है 1991 के बाद में। तो हम बात करते हैं कि अमेरिका अमेरिका की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या है। यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका की विचारधारा अलग अलग थी, तो इनकी अर्थव्यवस्था भी अलग होनी चाहिए ना, तो अलग थी। और इसलिए मेन मुद्दा ये था कि जापान के दो शहरों पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि एक 7 अगस्त और एक 8 अगस्त गिराए थे। तो क्या कारण था और क्यों क्या कारण था? बाकी उस बदले के पीछे, वो बॉम्ब गिराने के पीछे ये कारण नहीं था कि जापान को आत्मसमर्पण करना, ये नहीं था। वो अमेरिका अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं विश्व में सबसे ताकतवर देश हूँ। और ये साबित किसको कराना चाहता था, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, जिसको कराना चाहता था सोवियत संघ। क्योंकि सोवियत संघ भी विश्व में दूसरी महाशक्ति थी जो कि अमेरिका के बराबर थी। इसमें भी आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, खान पान की, उद्योग थी, इसमें से विचारधारा आती थी। तो विचारधारा अमेरिका में पूंजीवादी का समर्थक था। अमेरिका क्या था? पूंजीवादी का समर्थक था। और सोवियत संघ था समाजवादी विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य, यानी कि राज्य में या देश में कोई भी कार्य होता है तो राज्य के नियंत्रण में होना। और यहाँ पूंजीवादी, यानी कि माना कोई बिजनेस करते हैं तो वहां का कोई मालिक होता है, उसका वो जिम्मेदार होता है। सरकार का उसमें से इंटरफेयर नहीं होता है, यानी कोई डिस्टर्ब करना, कोई कानून टैक्स वगैरह कोई नहीं लगता है और कोई सरकार उस पर ध्यान देती है, अपने हिसाब से वो बिजनेस को बढ़ा सकता है और लॉस में कर सकता है। तो इसमें था, सोवियत संघ में ये था कि इसमें सरकार हर कोई कानून लेना, कोई भी व्यवस्था लेना, तो इसमें सरकार अपना इंटरफेयर करती थी। तो हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। तो शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है ये मैंने बता दिया। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी कि सरकार अपने पर्सनल बिजनेस पर कोई इंटरफेयर नहीं करती थी, यानी कि डिस्टर्ब वगैरह की हम कहेंगे जैसा होगा, सरकार कहेगी जैसा होगा, इसमें ऐसा कोई नहीं था। और राज्य का इसमें था। तो इसमें सोवियत संघ में क्या होता था कि राज्य द्वारा पूर्ण रूपण से नियंत्रण होता था, यानी कि कुछ भी कार्य, यानी सरकारी कुछ भी कार्य होता तो राज्य का नियंत्रण होता था, उस पर राज्य का नियंत्रण और समाज का नियंत्रण, यानी कि इसमें से कोई एक अकेला का बिजनेस नहीं होता था, है ना। तो इसमें ये सिस्टम था। और सेकंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका की बात करते हैं स्वतंत्र आर्थिक और प्रतियोगिता पर आधारित, यानी कि यहाँ पर कॉम्पिटेंस होता था कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे नहीं होता है। तो इसमें सरकार तो कोई इंटरफेयर नहीं करती थी, तो वो कंपटीशन करते थे, एक दो बिजनेसमैन से कंपटीशन होती थी। तो पैसे कमाने, यानी पहुंची को बढ़ाने के, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार अलग अलग व्यापार करना, ऐसा था। तो यहाँ पर यहाँ ऐसा होता था। तो सोवियत संघ में क्या होता था? व्यक्तिगत पूंजी पर अस्तित्व नहीं था, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है। बिजनेस राज्य की सरकार ने तय करती है कि बिजनेस करना है या नहीं करना है। और वहाँ बिजनेस होता है, वहाँ समाज कल्याण होता था, सभी सामूहिक लोग काम करते हैं और सामूहिक लोग कार्य करते हैं। और जो भी कंपनी वगैरह होती है जो सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन, तीसरा, व्यक्तिगत पूंजी की महत्व, यानी कि वहां पर अमेरिका में ज्यादा व्यक्तिगत, यानी कि अपने कोई व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति भी अपने हिसाब से कितना भी पैसा कमा सकता है और अपने व्यापार में लगा सकता है, मुनाफा कमा सकता है। पर यहाँ पर कोई नहीं। यहाँ पर सिस्टम है कि समाजवादी आदर्शों से प्रेरित, यानी कि समाज के साथ चलना चाहिए। चाहे एक, यानी कि 100 व्यक्ति, उसमें 50 लोग काम करे कंपनी के अंदर या कुछ भी कार्य करे, उसमें बिजनेस करना, कुछ भी कार्य, 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति मानते हैं और उसमें 50 लोग काम करते हैं, तो 50 को जो बेनिफिट मिलता है, जो 50 को भी मिलेगा। यानी 50 को जो काम करे और 50 नहीं काम करे, उनको भी बेनिफिट मिले, चाहे वो काम करे या नहीं करे। जैसे कि एक सामूहिक अपना विद्यालय समझो, क्योंकि विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो इस टाइम में पढ़ते हैं, तो वहाँ अपने विद्यालय में सभी बच्चे और सभी का वो होता है कि हम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 लोग काम करे या न करे, उसमें 50 लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए ऐसा था। पर इधर ऐसा नहीं था, यहाँ व्यक्तिगत पूंजी, यानी कि व्यक्तिगत पूंजी पर ज्यादा महत्व दिया जाता था अमेरिका में, और सोवियत संघ पर समाजवादी के साथ। और सेकंड नंबर बात करते हैं
अधिकतम लाभ के पूंजीवादी की सिद्धांत, यानी कि वहां पे उनका सिद्धांत ये था बहुत पैसा कमाओ, लाइफ में अलग अलग देशों से व्यापार करो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, पूंजी को बढ़ाओ, अपने आप को बिजनेस में बढ़ाओ, सक्षम बनाओ। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे था कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वाधीन था, यानी कि राज्य का हर चीजों पर राज्य का निर्णय था, यानी कि सरकार जो कहेगी वो ही होगा, फालतू कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। और फालतू ये से नहीं खुद बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इसमें तो गैर कानूनी हो जाएगा उनके चक्कर में। और उसके बाद यहाँ बात करते हैं उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था, यानी कि उत्पादन का साधन था जो बाजारों पर नियंत्रण था, जो कि अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। और ये इनके ऊपर ये विचारधारा लड़ाई थी। फिर फिर इसमें तो उनके हिसाब से अपने अपने देश के अंदर अपने कोई स्वदेशन विचारधारा समाजवादी थी, तो उनके हिसाब से वो कर सकते हैं, और अमेरिका उनके पूंजीवादी कर सकते हैं। तो झगड़ने की क्या बात थी? झगड़ने की बात थी क्योंकि विचार कि दोनों महाशक्तियों को डर था कि अमेरिका को डर था कि सोवियत संघ विश्व में समाजवादी को ले आएगा और फिर समाजवादी चलाएगा। और इधर सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका पूंजीवादी ले आएगा और हर किसी देश में अपना बिजनेस जमाएगा और बिजनेस करेगा। तो दोनों को इस विचारधारा से अपने अपनी विचारधारा इनको पसंद थी, और दोनों से इनका झगड़ा मेन मुद्दा ये था कि विचारधारा की लड़ाई थी। उसके बाद दोनों ने दो संगठन बनाए थे, एक संगठन दोनों ने बनाए थे। तो अमेरिका ने संगठन बनाया था नाटो। तो नाटो का नाम है उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2 साल पहले आ गया और अब की बार शायद आने की संभावना है, तो इसको ध्यान से सुने। तो नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन। और नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। और इसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो इसमें 30 देश शामिल थे। कितने? 30 देश शामिल थे। किस देश शामिल थे? अमेरिका का संगठन है नाटो, जो कि सैन्य संगठन है, और इसका मुख्य काम ये होता है कि इसमें जो 30 देश शामिल है, इसके ऊपर बाकी कोई समाजवादी देश या अन्य कोई देश इनके ऊपर अटैक करता है, तो ये 30 देश मिलकर उस हमले करने वाले देश के ऊपर अटैक करेंगे, यानी सामूहिक तरीके से हमला करेंगे। यानी कि नाटो में जो 30 देश शामिल है, माना कि उसमें अपना किसी भी देश को ले लेते हैं, फ्रांस शामिल है, नाटो में फ्रांस शामिल है, और फ्रांस के ऊपर किसी देश समाजवादी देश ने या बाकी किसी देश ने हमला कर दिया, तो ये 30 देश सामूहिक रूप से मिलके उस देश के ऊपर हमला करेंगे। उनका ये मेन मुद्दा था। और इनका मेन और मुद्दा ये था कि विश्व में पूंजीवादी का प्रचार करना। क्या? पूंजीवादी का प्रचार करना। तो ये पूंजीवादी का प्रचार करते थे, और इनका इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें 30 देश शामिल थे, और इसकी स्थापना अमेरिका ने की थी। और बस, और इसके बाद हम बात करते हैं कि अपन अंदर से पहले शुरुआत क्यों हुई थी और अमेरिका की क्रांति क्यों हुई थी। सबसे पहले ये थोड़ा बहुत बेसिक आउट ऑफ सिलेबस है, पर ये आपको बता देता हूँ। अमेरिका की क्रांति हुई थी 22 मार्च। कब हुई थी? 22 मार्च 1765 में हुई थी। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? तो 22 मार्च 1765 में। और इसके किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जनरल जॉन्स वाशिंगटन के रूप में हुई थी, जो कि इनका नेतृत्व करने वाला था। और हम बात करते हैं अब सोवियत संघ। अब सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया था? तो सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा संधि। तो इसका नाम है वार्सा संधि या संगठन, बात एक ही है। तो वार्सा संधि बनाया था, और इसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें काफी 15 कुछ देश शामिल थे, और इनका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व में समाजवादी का प्रचार करना। और वार्सा संधि के जो यहाँ पर देश मतलब वार्सा संधि में समाजवादी देश शामिल थे, तो इसमें 15 देश कुछ शामिल थे। तो इसमें कोई इनके ऊपर अटैक करता है, तो ये सामूहिक रूप से जो अटैक कर रहा है उनके ऊपर सामूहिक रूप से अटैक करेंगे, यानी मिलकर अटैक करेंगे। और ये था, तो ताकि दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। और उसके बाद बात करते हैं अपन, तो 1955 में उसके बाद होती है यहाँ सेकंड नंबर बात होती है टॉपिक अपने, वो क्या सिलेबस के आउट ऑफ लिखा नहीं था, उसके अलावा से मैंने बर्लिन की, इसमें 1955 के बाद पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, तो बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन की दीवार क्या है? और उससे पहले एक बात समझेंगे अपन, क्यूबा मिसाइल संगठन, जो कि अपने अगले 2022 में सिलेबस में था प्रतिष्ठित युद्ध क्या है, तो उसमें सिलेबस में था क्यूबा मिसाइल संगठन क्या है। ये पूरा एक चैप्टर था, पर अब की बार हटा दिया है। तो ये बेसिकली ये
क्यूबा मिसाइल संगठन क्या है, बर्लिन दीवार क्या है, इसको पढ़ेंगे तब जाके आपको दो ध्रुवीय तक आते ये पार्ट अपने समझ में आएगा, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संगठन क्या है, तो क्यूबा मिसाइल संगठन 16 अक्टूबर 1962 में हुआ था, और 21 किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ और क्यूबा। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि अपने सोवियत संघ से इनका जुड़ा हुआ रिलेटिव है, जो कि समाजवादी का समर्थन करता है, और अमेरिका के ये नजदीकी पास में पड़ता है, अमेरिका के नजदीकी पास में पड़ता है। तो अमेरिका के पास में, तो अमेरिका इसके ऊपर कब्जा करने के लिए छोटे मोटे युद्ध करता रहता था, पहले करता था। तो फिर इसने क्या, सोवियत संघ ने सोचा कि ये तो इसके पास पड़ेगा और कभी भी अटैक कर देगा और ये इसको क्यूबा को, तो इसने क्या किया कि सोवियत संघ ने क्या किया कि क्यूबा पर अपना सैनिक अड्डा परिवर्तन कर दिया, यानी कि वहां पर देश था उनको परिवर्तन करके सैनिक अड्डा बना दिया। तो वहां पर सैनिक अड्डा बना दिया इसने सोवियत संघ ने। फिर ये इसको भनक, अमेरिका को इसकी भनक कब लगी थी, इसकी भनक लगी थी 7 सप्ताह बाद। कितने 7 सप्ताह बाद। फिर अमेरिका ने सोचा था कि तो ये करेगा, फिर यहाँ से अटैक करेगा तो हमें बर्बाद कर देगा, 2 गुना बर्बाद कर देगा, यानी कि उसके पास से वो अटैक करेगा तो 7, यानी कि पहले 1 गुना उसके बर्बाद करने की लायक था अमेरिका, तो अब तो कितना कर रहा है, 7 गुना, यानी कि 7, 5, 8 राज्य को वहां पे उनके निर्देश कर देगा। तो उसको 7 सप्ताह के बाद पता लगा, उसके कब अमेरिका को पता लगा। फिर उसके बाद फिर अमेरिका के राष्ट्रपति, जब क्यूबा मिसाइल संगठन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था जॉन कैनेडी, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम था निकिता क्रुश्चेव।